हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड में अपन पश्चिमी राजनीतिक विचारक, राजनीति विज्ञान में पश्चिमी राजनीतिक विचारक का पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें प्लेटोवाद लिया था हमने। सबसे पहला विचारक प्लेटो, तो जिसमें दो प्लेटो के विचार पढ़ चुके हैं हम। न्याय का सिद्धांत, कल हमने पढ़ा आदर्श राज्य का सिद्धांत, और आज अपन प्लेटो का साम्यवाद के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अपने विचारों को संग्रहित करते हुए महत्वपूर्ण जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसमें साम्यवाद भी एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। साम्यवाद का सिद्धांत, प्लेटो ने इस सिद्धांत के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन का संदेश दिया है। प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत हमें सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत करता है, सामाजिक क्रांति का संदेश देता है। और इसमें प्लेटो ने ये बताया कि यह सिद्धांत मूल रूप से सामाजिक बदलाव या परिवर्तन की व्यवस्था को इंगित करता है, जिसमें उपभोग की जगह त्याग पर बल दिया गया है। इस सिद्धांत की जो मुख्य विशेषता ये, इसमें उपभोग की जगह त्याग करने पर बल दिया है। व्यक्ति को त्याग का मार्ग अपनाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार एक प्रसिद्ध विद्वान सिनक्लेयर ने कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, सामाजिक क्रांति का सिद्धांत है, जिसमें प्लेटो ने इस सिद्धांत में मुख्य रूप से संपत्ति पर प्रहार किया है। यानी उनके शब्दों में प्लेटो का साम्यवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रहार करता है, पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रहार करता है। अब अपन प्लेटो के साम्यवाद की पृष्ठभूमि या इसके साम्यवाद की चिंतन के स्रोत के बारे में विचार करें तो ये देखने को मिला है कि प्लेटो के साम्यवाद का चिंतन का जो आधार है वो प्लेटो से पूर्व भी देखा गया। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में अर्थात यूनानी दर्शन में प्लेटो से पूर्व भी साम्यवाद की व्यवस्था या प्रथा देखने को मिली। यूनानी दर्शन के अंदर ये नगरीय राज्य के रूप में देखा गया, और जिसमें प्रसिद्ध नगर यूनान के स्पार्टा में चिंतन की पृष्ठभूमि का अपन अध्ययन करते हुए मालूम करते हैं कि प्लेटो के चिंतन में इसकी जो झलक है, साम्यवाद की जो झलक है, वो यूनानी नगरीय राज्य के रूप में स्पार्टा नगर में सर्वप्रथम देखने को मिली है इसमें। और
जिसमें स्त्रियों को राज्य के हित में देखा गया, कार्य करते हुए राज्य के अधीन रहकर, और इसके अलावा इसमें सभी स्त्री, पुरुष और बच्चों को भी राज्य के संरक्षण में अपना जीवन यापन करते हुए इसकी पृष्ठभूमि खोजी गई। और यानी 7 वर्ष की अल्प आयु में ही बच्चों को राज्य के द्वारा निर्मित भोजनालयों में और आवासों में उनके लिए भरण पोषण की व्यवस्था रखी गई। ये जो बातें हैं वो साम्यवाद के चिंतन के आधार के रूप में देखने को मिलती है। प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को मुख्य रूप से मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। यानी प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है, जिसमें नंबर 1 संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवाद का पहला जो भाग बनाया प्लेटो ने, उसका नाम है संपत्ति का साम्यवाद। इसको संपत्ति विषयक साम्यवाद भी बोलते हैं, संपत्ति विषयक साम्यवाद भी कहा जाता है। दूसरा भाग जो इसका बनाया है उसका नाम है परिवार विषयक साम्यवाद। परिवार विषयक साम्यवाद, या इसको प्लेटो ने नाम दिया है स्त्री विषयक साम्यवाद। स्त्री विषयक साम्यवाद, जिसको और भी वो नाम देता है, या पत्नी विषयक साम्यवाद का सिद्धांत। तो हमें ध्यान रखना है कि प्लेटो ने साम्यवाद का जो सिद्धांत है उसको कितने भागों में बांटा है। तो प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत को 2 भागों में बांटे हैं, जिनके नाम संपत्ति विषयक साम्यवाद है और दूसरे का नाम है परिवार विषयक या स्त्री विषयक या पत्नियों का साम्यवाद। ऐसे उसने अनेक नाम गिनाए इसके अंतर्गत अपने विचारों में। अब इनका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे संपत्ति विषयक साम्यवाद में प्लेटो ने क्या बातें बताई हैं। संपत्ति विषयक साम्यवाद, संपत्ति विषयक साम्यवाद। संपत्ति विषयक साम्यवाद, इस सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो ये प्रस्तुत करना चाहता है कि संपत्ति अर्थात व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति, ध्यान देंगे सर, निजी संपत्ति का त्याग करना है
प्लेटो निजी संपत्ति के त्याग करने की बात करता है, और ये जो त्याग का मार्ग है, प्लेटो ने अपनी न्याय के चिंतन में जो वर्ग बनाए थे, 3 वर्ग बनाए थे, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो साम्यवाद के सिद्धांत में निजी संपत्ति जिनको छोड़ने की बात करता है कि कौन सा वर्ग निजी संपत्ति का त्याग करके आगे बढ़ेगा, उसका नाम है संरक्षक वर्ग। संरक्षक वर्ग को, जिसमें 2 आते हैं, एक तो कौन सा आएगा, दार्शनिक वर्ग, और दूसरा आएगा इसमें सैनिक वर्ग। इन 2 वर्गों के बारे में प्लेटो संपत्ति के त्याग करने की बात कहता है। अर्थात प्लेटो ये कहना चाहता है कि ये 2 वर्ग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, संपत्ति के मोह से दूर रहेंगे और दूर रहकर ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने ये माना कि संपत्ति अपने आप में अच्छी वस्तु नहीं है। प्लेटो के विचारधारा ऐसा, प्लेटो का मानना है संपत्ति, अनेक संपत्ति से व्यक्ति के अंदर अनेक दुर्गुण विकसित होते हैं। अर्थात संपत्ति झगड़े की जड़ है, यानी संपत्ति के से व्यक्ति में ईर्ष्या की भावना, हीन की भावना, प्रतिद्वंदिता की भावना, ये 3 मुख्य रूप से कि व्यक्ति में प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है, ईर्ष्या की भावना देखने को मिलती है, जलन की भावना देखने को मिलती है, और एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना देखने को मिलती है। तो इससे व्यक्ति में दुर्गुण विकसित होते हैं। व्यक्ति लालची बन जाता है, संपत्ति के लालच में रहकर वो अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। अतः राज्य के लिए इन दोनों वर्गों को, इनसे दूर रहना पड़ेगा, यानी इनका त्याग करना पड़ेगा। वही बात आ गई, क्योंकि प्लेटो ने साम्यवाद के चिंतन में मुख्य रूप से जिस बात पर जोर दिया था वो था त्याग का मार्ग। तो प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद में संपत्ति के त्याग की ऊपर जोर देता है। संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग, इनको कंचन मोह माया से दूर रहकर, कंचन कामनी से दूर रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, राज्य की सेवा करनी है। ये बातें प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद पर बताना चाहता है। संपत्ति विषयक साम्यवाद के ऊपर जोर देता है। फिर प्लेटो ये कहता है कि एक जो तीसरा वर्ग बच गया, जो 3 वर्ग बताए, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और तीसरा था उत्पादक वर्ग। वो उत्पादक वर्ग एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग होता है, वर्ग होता है। तो उत्पादक वर्ग के द्वारा इन दोनों वर्गों को इनके कार्यों के लिए मेहनताना या वेतन दिया जाएगा, ऐसा प्लेटो ने बताया है अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद में। उत्पादक वर्ग अब इनको वेतन देकर दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को आगे बढ़ाएगा। ये सारी बातें संपत्ति विषयक साम्यवाद में प्लेटो ने बताई हैं। फिर संपत्ति की अगर इस सिद्धांत की विशेषताएं देखें तो प्लेटो ने मुख्य रूप से जो जोर दिया है, तो संपत्ति विषयक साम्यवाद की जो प्रमुख विशेषताएं का अध्ययन करें अपन। प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद की निम्नलिखित विशेषताओं को गिनाया है, जिसमें नंबर 1 बताता है कि प्लेटो ये कहता है कि ये जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है, ये साम्यवाद नंबर 1 उपभोग का मार्ग नहीं है, उपभोग का मार्ग नहीं है, बल्कि त्याग का मार्ग है, त्याग का मार्ग है। ये पहली विशेषता बताता है। फिर प्लेटो ये कहता है दूसरी विशेषता में कि यह सिद्धांत आर्थिक नहीं है, इसका उद्देश्य
इसका उद्देश्य, दूसरी विशेषता है, इसका उद्देश्य आर्थिक न होकर राजनीतिक है। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक न होकर क्या है, राजनीतिक है। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत देखने को मिल रही है। और ये जो सिद्धांत है वो राज्य के हित पर जोर देता है। ये सिद्धांत राज्य हित में जोर देता है, राज्य हित पर जोर। इस प्रकार प्लेटो ने साम्यवाद के अंतर्गत संपत्ति विषयक साम्यवाद को चित्रित किया है विस्तार से, जो आपको पहला भाग बता दिया है इसमें। अब अपन लेंगे दूसरे, जो प्लेटो का दूसरा भाग था जिसने 2 भाग बनाए थे, उसका नाम था पत्नी विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। दूसरा भाग है स्त्री विषयक साम्यवाद या परिवार विषयक साम्यवाद। इस साम्यवाद के सिद्धांत में प्लेटो इस बात पर जोर देता है कि परिवार एक संस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न सदस्यों के बीच में रहता है, और विभिन्न सदस्यों के बीच में रहने के कारण व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। उसके विभिन्न सदस्यों के प्रति व्यक्ति का लगाव, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है उसमें, जिससे व्यक्ति अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। अतः प्लेटो ये कहना चाहता है कि उसको परिवार का त्याग करना पड़ेगा, राज्य की सेवा करनी है, आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो परिवार से दूर रहकर ही व्यक्ति अपना विकास करे। क्योंकि ये 2 बातें हैं, निजी संपत्ति और परिवार, व्यक्ति को उसके मार्ग में 2 बड़ी बाधाएं हैं, ये प्लेटो का मानना है, और ये व्यक्ति को उसके लक्ष्य से पथभ्रष्ट करती है। इसलिए दूसरे साम्यवाद के सिद्धांत में जिस त्याग की बात करता है प्लेटो, वो परिवार का त्याग करने की बात करता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सदस्य होते हैं उनमें व्यक्ति का ज़्यादा लगाव मोह नहीं रहे, और उनसे अलग रहकर ही व्यक्ति अपना विकास करे। तो प्लेटो ये कहता है कि परिवार का त्याग करके व्यक्ति राज्य के द्वारा, अर्थात जो 2 वर्ग हैं, दार्शनिक वर्ग और संरक्षक वर्ग, वो राज्य के संरक्षक वर्ग के अंतर्गत दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, ये दोनों राज्य की सेवा के लिए पारिवारिक संस्था से मुक्त रहेंगे, मुक्त होकर और राज्य की सेवा करेंगे। राज्य के द्वारा बनाई गई जो उनके आवास हैं उनमें सैनिक लोग रहकर राज्य के द्वारा बनाए गए भोजनालयों में भोजन की व्यवस्था, भरण पोषण करके, सुविधा प्राप्त करके अपना संपूर्ण समय, अधिक से अधिक समय राज्य की सेवा में ही व्यतीत करेंगे। ये प्लेटो ने परिवार विषयक साम्यवाद के अंतर्गत माना है दूसरे भाग के अंदर। और इसमें एक बात और देखने को इस चिंतन में मिली है प्लेटो के विचारों में। प्लेटो ने इस परिवार विषयक साम्यवाद में ये भी बताने की बात की है कि इसके अंतर्गत जो प्राचीन समय से महिलाओं के ऊपर जो काफ़ी उनके अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उससे भी प्लेटो ने मुक्त करने की बात कही गई है। अर्थात स्त्रियों को प्लेटो इस सिद्धांत के माध्यम से ये कहना चाहता है कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर अधिकार देने पड़ेगा, उन्हें
घर की चारी दीवारी के बाहर निकलने की आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी। ऐसे प्लेटो का दर्शन बताता है कि उन्हें पुरुषों के समान अधिकार और स्वतंत्रता देने की बात की है। ये इनसे दूर रह के अलग अलग रहकर ही अपना उद्देश्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि प्लेटो ये कहता है कि एक स्त्री में भी वही योग्यता पाई जाती है जो पुरुषों के अंदर गुण होते हैं, योग्यता होती है। स्त्री पुरुषों की तुलना में किसी भी कार्य की दृष्टि से अनुपयोगी नहीं होती है, अर्थात उसमें दोनों के बराबर गुण होते हैं, समान योग्यताएं होती हैं। अतः उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाने की बात कही गई है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन पारिवारिक से कार्यों से मुक्त करके, कहने का मतलब उनको अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ये दर्शन इस परिवार विषयक साम्यवाद पर जोर देता है। और इसके अंतर्गत जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, प्लेटो ने परिवार विषयक साम्यवाद में जिन विशेषताओं को चित्रित किया है वो अपन पढ़ेंगे। इसमें परिवार विषयक या स्त्री विषयक साम्यवाद की प्रमुख विशेषताएं। परिवार विषयक साम्यवाद की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, पहली विशेषता में प्लेटो ने ये बताया इसके अंतर्गत कि व्यक्ति को परिवार के मोह से मुक्त होना पड़ेगा। परिवार के मोह से व्यक्ति परिवार के मोह से मुक्त हो तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। दूसरी विशेषता जो प्लेटो ने बताई है वो महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही है। इसमें महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, पुरुषों के बराबर अधिकार, यानी कहने का मतलब पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। तथा प्लेटो ने इस सिद्धांत में राज्य की सेवा के लिए जो विवाह प्रणाली है, मैरिज सिस्टम, विवाह प्रणाली में सुधार करने की बात कही गई है। और प्लेटो ने ये माना है एक श्रेष्ठ समाज के लिए जो श्रेष्ठ नर और मादा होंगे वो एक उचित आयु पर विवाह सूत्र में बंधेंगे, जिनमें श्रेष्ठ गुणवत्ता होगी और उन्हीं को विवाह करने का अधिकार होगा। प्लेटो ये कहना चाहता है ताकि वे राज्य की सेवा के लिए श्रेष्ठ संतति उत्पन्न कर सके और संतान उत्पन्न कर सके। लाफुल बताया गया इसके द्वारा। ये बातें प्लेटो ने विवाह प्रणाली में सुधार किया गया है, जिसके अंदर श्रेष्ठ नर और मादा को ही विवाह सूत्र में बांधना चाहता है। प्लेटो इस सूत्र के अंदर सभी को ये अधिकार इस चिंतन में नहीं देता है प्लेटो, और इसके द्वारा
श्रेष्ठ नस्ल वाले व्यक्ति को ही राज्य की सेवा के लिए संतति द्वारा योग्य और संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। ये सारी बातें विवाह प्रणाली में प्लेटो ने बताई है। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो हमने पढ़ा, दो भागों में था, संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। अब इस साम्यवादी चिंतन की जो आलोचनाएं हैं वो भी देखने को मिलती है। तो संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि उसके शिष्य, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। अरस्तु ने इस सिद्धांत की कटु आलोचनाएं की हैं और सार रूप में ये बताया कि ये सिद्धांत जैसा प्लेटो ने चित्रित किया है वो मानव समाज के ऊपर इस तरह से लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत मानव जगत में, पशु जगत में काफ़ी अंतर है। तो इसमें और दोनों में काफ़ी फर्क होना चाहिए। उसके मापदंड पार्श्विक रूप से न होकर एक सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज, आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो ने पारिवारिक संस्था का त्याग करने की बात कही है, जो कि आलोचकों की दृष्टि में गलत है। क्यों? क्योंकि परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। उसी में व्यक्ति सर्वप्रथम विद्या लाने से पहले परिवार में सीख कर आता है। वहीं उसके जो तौर तरीके हैं, मैनर्स हैं, उसके जो संस्कार हैं, वो व्यक्ति को परिवार से ही प्राप्त होते हैं। अतः इसका त्याग करना आलोचकों की दृष्टि में गलत माना जाता है। तथा प्लेटो जो विवाह प्रणाली के बारे में जिस प्रकार आलोचकों के अनुसार जिस प्रकार की बात बताई गई है वो भी व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, उनको गलत बताया गया है। क्योंकि ये जो पार्श्विक रूप हो गया एक तरह से, जबकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और वो मर्यादाओं में बंधा हुआ होता है। इस तरह उसके कार्यों को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार प्रकट नहीं किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत था प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। धन्यवाद।